नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के रण का बिगुल अब बज चुका है। लोगों के मन में रण में उतरने वाले योद्धाओं को लेकर सुगबुगाहट पैदा हो गई है। इस श्रृंखला में भोपाल से मैदान में उतरे कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव हमारे सामने मौजूद हैं। आपका संक्षिप्त परिचय देते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीवास्तव जी पेशे से वकील हैं तथा पूर्व से ही राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं। ये तो हुई इनके बारे में कुछ जानकारियां। बाकी जानते हैं अरुण श्रीवास्तव जी से इन्हीं की जुबानी। सर, स्वागत है मृदुभाषी में आपका। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि आप राजनीतिक घराने से हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई, जबकि आप एक सफल एडवोकेट भी हैं। देखिए, ऐसा है कि 1980 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब लड़े थे भोपाल से, और ये जहां पर बैठे हैं नीचे उनका चुनाव कार्यालय था, मुख्य कार्यालय। उस समय हम 20 साल के हुआ करते थे। डॉक्टर साहब के साथ इंटीरियर में घूम के हमने चुनाव प्रचार में बहुत काम किया था। एनओसीआई से मैं जुड़ा रहा, एनओसीआई के बाद युवक कांग्रेस से जुड़ा रहा, और फिर प्रदेश सेवा दल का संगठक रहा। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में मैं उपाध्यक्ष 18 साल रहा, और 2018 में माननीय कमलनाथ जी ने मुझे जिला कांग्रेस भोपाल ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया था। मेरी माता जी 93 से 2000 तक जनपद अध्यक्ष भोपाल रही, और उसके बाद 2001 से 2005 तक जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। बिमला श्रीवास्तव, जिनको मम्मी जी करके पूरा भोपाल जानता है, आज उनका जो राजनीतिक जो पहचान थी, जो उनके कर्म किए हुए, उसका फायदा भी मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो श्रीवास्तव जी, मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहूंगी कि अभी भाजपा ने जो हारे हुए विधायक को भोपाल से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बना दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं भाजपा उनके प्रत्याशी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। सीधी बात यह है कि भाजपा ने 4-5 महीने पहले से उनको टिकट दे दिया था। 2 टिकट भोपाल में दिए थे 5 महीने पहले, विधानसभा के 5 जुलाई के महीने में दिए थे, और नवंबर में जब चुनाव हुए तो दोनों भोपाल में हारे जाके। ध्रुव नारायण सिंह भी हारे और एक ये भी हारे। तो भाजपा का जो सोच है एक अलग टाइप का है, और उस सोच में मैं जाना भी नहीं चाहता। एक जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि देखिए, उन्होंने हारे हुए विधायक को ही दोबारा से इतनी जल्दी, अब लोकसभा के चुनाव आ गए तो उन्हें ही प्रत्याशी बनाकर घोषित कर दिया। क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे सोच एक हो सकती, हमारे नेता थे सुरेश पचौरी जी, वो बीजेपी में चले गए। उन्होंने हारे हुए प्रत्याशी का नाम रख के और कांग्रेस का कैंडिडेट, वो बीजेपी का कैंडिडेट बनवाया कि मैं जिता के लाऊंगा, लेकिन वो सफल नहीं होने वाले। देखिए, अगर हम भोपाल की विधानसभा की बात करें तो भोपाल में 7 विधानसभाएं, 2 सीटें, 8 भोपाल में है, एक सीहोर भी। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें तो 2 विधानसभाएं जो कांग्रेस के पास है, 2 सीटें, तो क्या हम मान लें कि उन 2 सीटों के दम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, या बची हुई 5 सीटों के लिए आप कुछ विशेष प्रयास योजना है? राजनीतिक जो आकलन रहता है, पुराने इलेक्शन से नए इलेक्शन का नहीं लगाया जाता। आज के मुद्दे अलग हैं, उस समय के मुद्दे अलग थे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब भोपाल में एक सांसद की बात होती है, विगत 5 वर्ष, उसके पहले के 10-15 वर्ष भोपाल की जनता ने सांसद नहीं देखा। अब विगत 5 वर्षों में जहां तक मैं ये समझता हूं, भाजपा सांसद तो बनाती है शासन में नंबर जोड़ने के लिए, आगे के लिए उनको मना कर दिया जाता, तुम कुछ बोलना मत, साथ रहो तो आभारी हैं, मुंह खोल देना मत। ये प्रज्ञा जी की भी मजबूरी रही, ये और भी मजबूरी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी एक मास बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है।
हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कोई ऐसा हमारी पार्टी का संचालन नागपुर से नहीं होता है। हमारी पार्टी का संचालन कार्यकर्ता करते हैं। तो अलग अलग इश्यूज है, इस बारे में बहुत से विचार हैं, अपन बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। चलिए, लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने भोपाल से ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसने पहले कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं अगर हम आपके प्रतिद्वंदी की बात करें, आलोक शर्मा, जो पूर्व में महापौर भी रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ा जरूर है, हारे हैं पर लड़ा है, तो कैसे देखते हैं इस बात? देखिए, ऐसा मैं संगठन का आदमी हूँ और आज भी मैंने पार्टी से ये बोला था, मैंने पार्टी को आवेदन कुछ नहीं दिया, ना बोला था कि मुझको टिकट दिया जाए। बहुत से लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन पार्टी ने एक अपना निष्कर्ष निकाल के मेरे को टिकट दिया है आज की परिस्थितियों में। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलूंगा, ये जो टिकट है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी की सहमति से दिया गया है। विधानसभा चुनाव में खड़गे साहब आए थे भोपाल में, 5 मिनट की मेरी चर्चा हुई थी संगठन के, कुल 5 मिनट की चर्चा, बड़े इंप्रेस हुए थे। अब मुझको मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरा नाम दिया था। चलिए, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे कर लेती हूँ। जब बात निकली है तो ये जानना चाहूंगी आपसे, देखिए अभी जैसे विधानसभा चुनाव संपूर्ण हुए उसके बाद में अगर मैं आलोक शर्मा जी की बात करूं तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि 11 बजे मार्केट बंद कर देना चाहिए और उन्होंने अर्जी लगाई और इसके ऊपर पालन भी किया गया है। ठीक है, जनता के लिए किया गया, आपराधिक गतिविधियां ना बढ़े इसके लिए किया गया। आपको क्या लगता है? भाई, जिसका शासन होता है, जिसका डंडा होता है, जिसकी बंदूक होती है, वो कोई भी मुहिम चला सकता है और कभी भी दिलों को डंडे और बंदूक से नहीं जीता जाता। एक सामान्य शासन चलाया जाता है और सामान्य शासन नहीं है, ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है। आज जो हो रहा है, जो देखने में आ रहा है, उसके हम जितनी भी निंदा करें, जिन शब्दों में करें, वो कम है। देखिए, जैसा आपने कहा कि डंडे से नहीं चलाया जाता शासन, तो आपने कहा सरकार भी उस समय जब वो पूर्व में महापौर रहे हैं, उस समय थी उनकी सरकार, ये मुहिम तब भी चल सकती थी, ऐसा इसके बारे में कुछ सोचते हैं? भाई, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, चुनाव हार गया, महीनों बाद संवाद होता रहा, बाद में कहा कहाँ से कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, ये अलग है। ये कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है, कोई कलेक्टर भोपाल की सोच नहीं थी, ये तो निजी निर्णय है और निजी निर्णय कहाँ तक उचित है ये जनता आगामी चुनाव में बता देगी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई, जनता को मेरा बड़ा साफ बात है, लोकसभा का प्रतिनिधि जनता चुनती है, मौन बैठने के लिए नहीं। पहले मौन रहे, मैं मौन तो नहीं बैठूंगा। भोपाल की आवाज, गैस पीड़ितों की आवाज, हमारे बहुत संगठन के लोग, गैस पीड़ित संगठन के लोग ऊपर भी चले गए लड़ लड़ के, पूरे भोपाल को, उस समय के भोपाल के नगर निगम वार्डों को गैस पीड़ित घोषित कराने के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका। इंटरनेशनल मेडिकल रिपोर्ट BHMRC जो बना है भोपाल में, एक बना है हॉस्पिटल, और एक जो रिपोर्ट है हमारे पास बहुत सी है, उसमें ये बोला जाता है और देखने में साफ आया, मिसाइल आइसोसाइनाइड की जो गैस 3 पीढ़ियों तक असर करती है। आज तीसरी पीढ़ी भी भोपाल की गैस पीड़ित ग्रस्त है। आज जो देखा जाए, हमारा BHMRC बना, एक भी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ, आज उसकी हालत बहुत खराब है। गैस पीड़ितों की लड़ाई है, हमारी रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि भोपाल एक बहुत अच्छा नगर है और भोपाल की पहचान BHEL से रही है। पहले नवरत्न कंपनी थी, अब तो महारत्न हो गया BHEL। BHEL में एक समय में जब BHEL बना था 28,000 कर्मचारी काम करते थे, आज सिमट के 6-7 हजार रह गए।
और उसका कोई रिनोवेशन नहीं किया। हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, विस्तार किया जा सकता है, लेकिन उसका कारण ये है कि घाटे में बताते हुए इसको 2 लोग या उनके साथियों को बेचा जाए, इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। अगर इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दिल्ली के संसद में पहली आवाज अगर विरोध में रहेगा वो अरुण श्रीवास्तव के रूप में मैं उठाऊंगा। और बीएचईएल के अतिरिक्त 2014 के पहले का भोपाल, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान देखा जाए और 2014 के बाद का भोपाल, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान भी देखा जाए तो पहले हमने मिंटो हॉल नहीं बेचा था, लीज पे नहीं दिया था विधानसभा, हमने रेल नहीं बेची थी, हमने रेलवे स्टेशन नहीं बेचा था, हमने एयर इंडिया नहीं बेचा था। ये नेशनल इशू है और हम अपनी मैसेंजर्स को, हम अपनी गवर्नमेंट मैसेंजर्स को जो भी है उनको फेलवर बताने का काम हम कर रहे हैं। और जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा तो रिजर्वेशन ऑलरेडी खत्म होगा और जब रिजर्वेशन खत्म होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसको भी लकवा ग्रसित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। आज मुद्दे और भी हैं। स्मार्ट सिटी आप लिखिए, स्मार्ट सिटी की यह हालत है, हजारों करोड़ रुपए निकाले गए हैं। 2014 में बीजेपी ने बोला था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भोपाल में ही बन गया। भोपाल में पूरा टीटी नगर उजाड़ दिया गया। यहाँ के एम्प्लॉइज जो 2 पीढ़ियों से नौकरी में थे उनके लिए कहीं एमओयू में कुछ तो बना लेते, लेकिन कुछ नहीं। 2 चौड़ी चौड़ी रोडें बना के पूरा वीरान छोड़ दिया गया। 10 साल का प्रोग्रेस है, अब कितने साल लगेगा? और ये हुआ नहीं, अब स्मार्ट सिटी 2 की बात कर रहे हैं। भाई एक समग्र सोच है, इसकी आवाज कब उठी? हाईकोर्ट बेंच की आवाज कब उठी भोपाल की? किस सांसद ने उठाई हाईकोर्ट बेंच की आवाज? हाईकोर्ट भोपाल की बेंच जो भोपाल का वो मांग है, एक वो नहीं उठी। कर्मचारियों के बारे में आप ले लो, कर्मचारियों को तो ये समझा जाता है कि हमारे बंधुआ मजदूर जिनके बल पे शासन चलता है, शासन जिनके बल पे चलता है और मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको बंधुआ मजदूर बोला जाता है। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम एक लागू करने के लिए एक हमारी नैतिक लड़ाई रहेगी। और कर्मचारियों को जो इस समय 1 मिनट में कलेक्टर को भगा दो, 1 मिनट में डिप्टी कलेक्टर को भगा दो। भाई लॉ एंड ऑर्डर जब संभालता तो थोड़ा वो ऊंच नीच होता तो ये हंसी उड़ाते। अगर गवर्नमेंट मैसेंजर्स का हंसी उड़ाएंगे, कर्मचारियों को डरा के रखेंगे तो इसका भी विरोध मेरा रहेगा। इसके बाद भोपाल में सीहोर और आपका बैरसिया, बहुत बड़ा भूभाग खेती का है। भोपाल से लगा हुजूर का भी भाग, बहुत बड़ा भाग खेती का। सीहोर का जो गेहूं है, सीहोर का गेहूं बॉम्बे में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, इस नाम से बिकता है कि सीहोर का गेहूं दो। लेकिन ये तो किसान ने पैदा की। आपने क्या सिंचाई की सुविधा सीहोर को दी? इरिगेशन की सुविधा किसानों को दी? जहां तक एमएसपी की बात है, एक मैनिफेस्टो आया था 2014 में कि लागत हम दुगना देंगे, लागत का दुगना देंगे। एमएसपी तो पूरी फसलों पर लागू नहीं कर पा रहा है और लागत का कोई आंकड़ा आज तक नहीं किया। कौन सा आकलन लागत का कर दिया गया? तो दुगने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये जो चीजें दिखाते हुए अभी 17 नवंबर के पहले का मैनिफेस्टो 2700 रुपए क्विंटल हम गेहूं तोलेंगे, था कि नहीं था? 450 में सरेंडर देंगे, चुनाव हो गई, बात खत्म हो गया। 2200-2300 में मंडियों में गेहूं तोल रहे हैं, किसानों की तरफ सोचा नहीं जाता। भाई ये सब जो क्वेश्चन है और उठाने का सबसे पहला दायित्व सांसद का रहता है। और क्या कारण है मैं समझ नहीं पाता। शायद
जो विगत सांसद को भी आवाज उठाने से मना किया जाता रहा। उनकी मजबूरी रही, वो इस दल में रही और उनकी आवाज को दबाया गया। तो अब आप आकलन कर सकते हैं किन लोगों के भी नंबर गिनने में, एक लाइन में सब कुछ बता दिया कि नंबर गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6, हम भी तो लगी फरमा के 400, हम भी को 450 पार। बहुत ज्यादा घमंड आ गया और महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, इसके खिलाफ भी इनके पास कोई सार्थक कदम नहीं है। तो मनीषा जी, रश्मि जी, मेरा आपसे इतना ही कहना है, बहुत से क्वेश्चन है भोपाल की धरती पे और सांसद के रूप में बहुत से क्वेश्चन है, उसकी मैं पूर्ति करूंगा। और भोपाल का सांसद कभी दिल्ली में चुप नहीं बैठेगा और चुप करने वाला कोई हमारे संगठन में चुप नहीं किया जाता। हमारे संगठन में कभी किसी जगह से, महाराष्ट्र की जगह से निर्देश भी नहीं पालन किया जाता। मुक्त संगठन है हमारा। बड़े बड़े नेता चले गए लेकिन कार्यकर्ता एक भी नहीं गया। खुशी की बात यह है, हमारा जो कार्यकर्ता था, बहुत बड़े बड़े नेता, बड़ा स्ट्रेचर था उनका, बीजेपी में चले गए लेकिन हमारा कार्यकर्ता नहीं हिला। और कार्यकर्ता आज की परिस्थिति, एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं, ये स्थिति सामने है। अभी आपने 2 रोज पहले प्रहलाद पटेल जी का सबका स्टेटमेंट सुना। हमारे यहाँ 2 बॉक्स है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। अब वो कौन सा आकलन लगाते हैं कि सूखा कचरा कौन सा, गीला कचरा कौन सा? उनसे पूछा जाएगा कि भाई जो कांग्रेस के हमारे नेता गए हैं उस ड्राई डस्टबिन में है कि उसमें लिक्विड डस्टबिन में है, वो बोलते, हम नहीं बोलते, ये वो बोलते। और ऐसे में ये जो बोला जा रहा है, अपमान तो किया ही जा रहा है, उनका अपमानित तो हो ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े सीना उठा के, सीना फूला के आज चल रहा है, कदम से कदम मिला के। और भोपाल पार्लियामेंट्री सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी, कार्यकर्ता की झोली में जाएगी। तो ये संदेश आपने जनता को दिया। ये थे अरुण श्रीवास्तव जी, जो जनता के सवालों के जवाब दे रहे थे, हम मध्यस्थता निभा रहे थे। बड़ी बेबाकी और खूबसूरती से इन्होंने जनता के सवालों को जवाब दिया है और ये आश्वासन भी दिया है कि अगर हम सांसद बनते हैं तो बड़े मुद्दों को हम वहां पर लेकर जाएंगे और जनता के हित में काम करेंगे। ऐसी ही शख्सियतों से हम समय समय पर आपको रूबरू और भी कराते रहेंगे। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।